पाकिस्तान की कहानी की 17वीं किस्त आप देख रहे हैं। क्या बेनजीर भुट्टो ने सिखों की फहरिस्तें भारत को दी थी? बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी में क्या कोई खुफिया मुआहदा तय पाया था? देखो सुनो जानो की पाकिस्तान कहानी में आपको यही बताने जा रहे हैं। 1988 में भारतीय पंजाब में खालिस्तान की तहरीक जोबन पर थी। इस तहरीक का मकसद भारतीय पंजाब को सिखों का अलग मुल्क बनाना था। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भी तहरीक आजादी जोरों पर थी। इसी दौरान दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस हुई। सार्क कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर बेनजीर भुट्टो की भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी से मुलाकात हुई। यह बंद कमरे में 1-on-1 मुलाकात थी। इस मुलाकात में बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के सिवा कोई दूसरा नहीं था और यही बेनजीर भुट्टो की सबसे बड़ी सिफारती गलती थी। वो इसलिए कि वजीर आजम की कोई मुलाकात जाती नहीं होती। वो अवाम के नुमाइंदे के तौर पर रियासती मुलाजमीन की मौजूदगी में आलमी मामला तय करता है ताकि सनद रहे और अवाम के सामने और रिकॉर्ड का हिस्सा भी रह सके। रियासती ज़वाब्ते कार से हट कर की गई मुलाकात और गुफ्तगू का कोई गवाह नहीं था, इसलिए अफवाहों और क्यासाराइयों का जन्म लेना फितरी बात थी। सो इस मुलाकात के हवाले से कोई भी फैसला बराह रास्त सामने नहीं आया, बल्कि अखबारात में जराए से छपने वाली खबरें ही हालात का रुख मुतय्यन करती रहीं। पाकिस्तानी अखबारात के मुताबिक मुलाकात में रवायती तौर पर पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर करने पर इत्तेफाक किया गया था। भारतीय अखबारात के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान ने सिख अलहदगी पसंदों की हमायत अगर पाकिस्तान कर रहा है तो इसे बंद करने का वादा किया। जवाबन राजीव गांधी ने सियाचिन से भारतीय फौज की वापसी का अहद किया। मुलाकात की ये अंदरूनी कहानी बेनजीर भुट्टो और राजीव के दोस्तों की जुबानी पाक भारत अखबारात में छपती रही, जिसकी राजीव गांधी या बेनजीर भुट्टो ने खुद कभी तस्दीक नहीं की। अलबत्ता जो वाकयात हुए वो कुछ इस तरह थे। राजीव गांधी भारत वापस गए तो कुछ देर बाद वजीर दाखिला एतजाज अहसन भी भारत के दौरे पर चले गए। जब वो वापस आए तो भारत में सिखों की गिरफ्तारियां और हलाकतें शुरू हो गईं। इस मरहले पर यह बात फैली कि एतजाज अहसन ने भारत को सिख अलहदगी पसंदों की फहरिस्तें दे दी हैं। इसी दौरान भारतीय वजीर दाखिला बूटा सिंह का एक एतराफ भी पाकिस्तानी अखबारात में छपा, जिसने सिख अलहदगी पसंदों की हमायत खत्म करने के तासुर को तकवीयत दी। उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीरियों की ट्रेनिंग का इल्जाम लगाया, लेकिन साथ ही ये भी एतराफ किया कि पाकिस्तान ने खालिस्तान तहरीक से लाताल्लुकी का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। भारत से चले जाने वाले सिख क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनिए। पर ਇਹਦੇ ਚ कोई शक नहीं है कि बेनजीर भुट्टो ने उस पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ इस किस्म ਦਾ ਰੋਲ अदा ਕੀਤਾ जिन्हें खालिस्तान ਦੀ लहर ਦਾ नुकसान पहुंचाया। सार्क कॉन्फ्रेंस मुलाकात के बाद कई बार अखबारात में ऐसी खबरें छपी जिनमें पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम से मुतालबा किया कि वो सियाचिन से भारतीय फौज वापस बुलाएं, लेकिन राजीव गांधी और भारतीय डिप्लोमेट्स एलानिया ऐसे किसी वादे से इनकार करते रहे। इस मुलाकात के चंद माह बाद जुलाई 1989 में राजीव गांधी खुसूसी दौरे पर पाकिस्तान आए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी से सियाचिन वाला वादा पूरा न करने पर शिकवा किया। भारतीय वजीर आजम ने जवाबन कहा कि इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियाचिन खाली करने पर अभी तैयार नहीं, अलबत्ता इंतखाबात के बाद वो अपना वादा पूरा कर सकेंगे। लेकिन 1989 के भारतीय इंतखाबात के बाद राजीव गांधी वजीर आजम न बन सके और ये वादा ही रहा। खालिस्तान तहरीक की फहरिस्तों की कहानी आज भी दोहराई जाती है। ये इल्जाम एक स्टिंगर मिसाइल की तरह पीपल्स पार्टी का पीछा करता है। इस इल्जाम के बारे में उस दौर के वजीर दाखिला एतजाज अहसन कुछ यूं वजाहत पेश करते रहे हैं। अगर लिस्टें मैंने दी होती और मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर मुझे फांसी हो गई होती, कोई सिविलियन अगर ISI की किसी लिस्ट उसके हाथ में आ जाए, नंबर 1, नंबर 2 फिर वो इंडिया को दे आए और इतने आर्मी चीफ्स आए, इतने DGISIs आए जिन्होंने मतलब, और मैं कहता रहा कि मेरा ट्रायल करो। जनरल हमीद गुल, जिन्हें बेनजीर भुट्टो ने DGISI के ओहदे से हटाया था और उन्हें पीपल्स पार्टी का नजरियाती मुखालिफ समझा जाता है, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में ऐसी किसी फहरिस्त की मौजूदगी से इनकार किया था। वो क्या कहते थे ये भी देखिए। जब बहुत कार्नेज हुआ दिल्ली के अंदर सिखों का और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद, तो वो
तो तकरीबन 6,500 सिख भाग के पाकिस्तान आ गए थे बॉर्डर क्रॉस कर। अच्छा। खुले थे उस वक्त, ये बॉर्डर नहीं लगी। चुनाचे उनको फिर हमने जेलों में लोकेट किया, तो वहां से कोई 1100 की लिस्ट थी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कहा गया कि जरा इन लोगों को, तो वो 1100 की लिस्ट थी, बस वो नहीं हमारे नहीं एजेंट थे, लेकिन उनको उन्होंने जाके मारना शुरू कर दिया बाद में। और बड़ी मुश्किल यह है कि पाकिस्तान हमेशा ही जो है ना अजीबोगरीब हरकत कर डालता है। और बेनजीर का तो वो आपने फेमस जुमला सुना ही होगा कि अगर मैं मदद ना करती भारत की तो खालिस्तान की मूवमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान के मुमताज सहाफी आरिफ निजामी एक मुलाकात का अहवाल सुनाते हैं जिसमें आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ की मौजूदगी में ISI चीफ से उन्होंने यही सवाल किया। जनरल वहीद थे उस वक्त आर्मी की, उन्होंने कुछ एडिटरों को, मालकान को एक हाई लेवल ब्रीफिंग और लंच पे बुलाया। उसमें उनके ISI के सरबराह भी थे, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि आया इस इल्जाम में कुछ वक़्त है, क्योंकि अक्सर ये तो दादसन पे इल्जाम लगाने को किया। उन्होंने कहा ऐसी लिस्टों का कोई वजूद ही नहीं था जो हम लोगों की। तो ये भी एक किस इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने खुद पैदा की हुई है। पाकिस्तान हिस्ट्री की किस्त नंबर 14 और 15 में हम आपको पीपल्स पार्टी और IGI की इंतखाबी लड़ाई की दिलचस्प कहानी दिखा चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि दोनों जमातों ने इसे इंतखाबी लड़ाई से ज्यादा इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई जैसा बना डाला था। आज हम आपको दिखाते हैं कि ये लड़ाई इंतखाबात के बाद भी कैसे जारी थी। जब बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी तो उन पर दाएं बाजू का दबाव था कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम हुकूमत राइज किया जाए। पंजाब में नवाज शरीफ वजीर आला थे। उन्होंने बेनजीर भुट्टो को जिच करने और दाएं बाजू के वोटर्स को खुश करने के लिए मई 1989 में पंजाब में इस्लामी निजाम हुकूमत नाफिज करने का ऐलान कर दिया। लाजमी नाजरा कुरान, हुफाज के लिए हर सतह पर मुफ्त तालीम और क़यामुस सलाह के लिए इक़दामात किए जाने लगे। नवाज शरीफ के मुताबिक वो ये सब कुछ मुआशरे की इस्लाह के लिए कर रहे थे ताकि कहीं रियासत भटक कर सेकुलर न हो जाए। 1990 में पाकिस्तान के इदारे स्पार्को ने बदर अव्वल के नाम से सैटेलाइट भी खला में छोड़ा, जो किसी भी इस्लामी मुल्क का पहला सैटेलाइट था। बदर अव्वल हर 98 मिनट में जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता था। उन्हीं दिनों मुल्तान में टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश भी अखबारात की शेख सुर्खी बनी और इसे पाकिस्तान की तिब्बी तारीख में बड़ी कामयाबी समझा जाने लगा। मिसाइल और एटमी प्रोग्राम भी इस दौर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उस वक्त की ये हकीकत भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात देते थे और भरपूर मुखालफत भी करते थे, लेकिन एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर दोनों यकजान दो गालिब थे। पाक फौज और सियासतदान मिलकर एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहे। ये सब कुछ चल रहा था और इसी दौरान उलमा की तरफ से औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे आना शुरू हो गए। उधर बेनजीर के शोहर आसिफ अली जरदारी की करप्शन कहानियां भी जुबान ज़द आम होने लगी। इन पर सरकारी मंसूबों में किकबैक्स लेने के इल्जामात लगे और उन्हें मिस्टर 10% का नाम दे दिया गया। इस तमाम खींचातानी के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम थी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के हाथों एक सानहा हो गया। ये सानहा ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ। ये आखिरी तिनका क्या था? सिंध से आने वाली वो कौन सी खबरें थीं जिनके बायस लोगों ने अखबारात खरीदना छोड़ दिए, और तारीख का वो कौन सा ऑपरेशन था जिसे आधी रात का गीदड़ या ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल के नाम से याद किया जाता है। ये सब दिखाएंगे आपको अगली किस्त में। अगर अब तक आपने पाकिस्तान कहानी की तमाम एक साथ नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और पाकिस्तान कहानी की तमाम एक साथ देख लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।